हमने डोमेन नेम रजिस्टर कर ली। अब इसके बाद मरहला आता है वेब होस्टिंग का। वेब होस्टिंग एक्चुअली होती क्या है? देखें, हमारी वेबसाइट कुछ फाइल्स पर मुश्तमिल होती है। वो फाइल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंप्यूटर पर पड़ी होती हैं, मौजूद होती हैं, और उस कंप्यूटर का, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, एक एड्रेस होता है। और वो एड्रेस अगर जब तक हम डोमेन के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक हमारी डोमेन, अगर हम उसको टाइप करेंगे सर्च बार में अपने ब्राउज़र की, तो वो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं करेगी हमें डेटा। तो जब हम अपने डोमेन नेम को ब्राउज़र में टाइप करते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो जिस आईपी एड्रेस पर, जिस वेब सर्वर पर डेटा पड़ा है, वो फाइल्स पड़ी हैं, उस तक रिक्वेस्ट जाती है, और वो उस रिक्वेस्ट को वापस रिस्पॉन्ड करता है, और वो डेटा जो रिस्पॉन्स में आया होता है वो हमारे सामने ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। तो ये इतने पलक झपकने में होता है कि शायद हमें इसका आइडिया नहीं होता कि इस दौरान रिक्वेस्ट गई और वापस आई, और ये सारा कुछ डीएनएस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, ये सारा कुछ परफॉर्म हुआ। तो इसके लिए वेब होस्टिंग एक एसेंशियल पार्ट है हमारे एफिलिएट के ब्लॉग का। सो वेब होस्टिंग हमने बाय कहाँ से करनी है और बाय करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो अगेन, मैं आपको कोई डायरेक्ट कोई कंपनी तो सजेस्ट कर नहीं सकता। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप गूगल पे जाएं और बाय वेब होस्टिंग लिखें, तो आपके सामने अगेन, जिस तरह डोमेन्स के लिए आपके पास सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऑप्शंस होते हैं, इसी तरीके से होस्टिंग के लिए भी आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस आपके सामने मौजूद होंगे। तो आप उनमें से कोई भी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंग बाय करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जिस होस्टिंग को आप बाय कर रहे हैं उसके बारे में पहले रिव्यूज़ पढ़ लें कि लोग उस होस्टिंग के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। क्या उस होस्टिंग का डाउन टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं है कि हमारी वेबसाइट चलते चलते बंद हो जाए, या उसको कोई अटैक्स वगैरह तो नहीं होते, हैकिंग अटैक हो सकते हैं, डीडॉस अटैक हो सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के अटैक्स होते रहते हैं वेब सर्वर्स पे। तो क्या उस कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो इतनी है कि हमारी वेबसाइट डाउन नहीं होगी? इसी तरीके से जो एक और मेन एसेंशियल मैं आपको पार्ट बताऊं, वो है कि उस वेब होस्टिंग की स्पीड, उस वेब सर्वर की स्पीड, कि अगर हमारी वेबसाइट कोई रिक्वेस्ट करता है, टाइप करता है, या गूगल से हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा लैंड करता है, तो वो वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लेगी? क्या वो वेब सर्वर की वजह से ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगी? तो अगर वो वेबसाइट ज़्यादा टाइम लेगी तो ये हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हर्ट करेगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, और हमारी रैंकिंग भी इससे इम्पैक्ट होगी। सो वेब होस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बाय करते हुए आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा इसके अंदर यूज होते हैं कंकरेंट डेटाबेस कनेक्शंस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम ज़रा साइड पे रखते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आपने होस्टिंग बाय करने से पहले इसके बारे में भी इंक्वायर ज़रूर करना है उस होस्टिंग कंपनी से कि आप कितने कंकरेंट डेटाबेस कनेक्शंस अलाउ करते हो। तो अगर वो कहता है कि 25 से ज़्यादा अलाउड हैं, तो दैट्स फाइन, ये अच्छा साइन है। अगर 25 से कम है, 15 या 10 है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और अगर आपकी वेबसाइट पर जब मल्टीपल यूज़र्स आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट वो लोड बर्दाश्त ना कर सके और वो डाउन हो जाए। तो जब वेबसाइट डाउन होती है तो अल्टीमेटली उसकी जो रैंकिंग है वो समटाइम्स हर्ट होती है। खैर, ये अलग से एक डिबेट है। नॉर्मल में बात कर रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो हर्ट ज़रूर होगी अगर आपकी वेबसाइट बहुत गाय बगाए डाउन रहेगी। तो वेब होस्टिंग बाय करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर दो मेन चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर एक है डिस्क स्पेस और एक है बैंडविड्थ। डिस्क स्पेस, जिस तरह हम फाइल्स अपने कंप्यूटर में रखते हैं, किसी फोल्डर में रखते हैं, किसी ड्राइव में रखते हैं, तो एक टाइम आता है कि ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, और उसके बाद हम वो फाइल्स अपने कंप्यूटर में या उस ड्राइव में नहीं रख पाते। सेम इज़ द केस विद वेब होस्टिंग। तो आपको वो वेब होस्टिंग चूज करनी है जिसकी डिस्क स्पेस भी अच्छी खासी हो, मतलब 5-10 GB से ज़्यादा हो तो दैट्स फाइन। इतना ही, अगर अफिलिएट ब्लॉग इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, आपके इमेजेस होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं, और अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करें तो वर्डप्रेस की कुछ फाइल्स होंगी, तो ये इतना ज़्यादा होपफुली लोड
नहीं डालेंगी। तो सेकंड चीज़ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक्चुअली होती क्या है? बैंडविड्थ जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट का डेटा, उसका डोमेन नेम टाइप करके, तो वहाँ से कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो डाउनलोड होते हैं हमारे लोकल कंप्यूटर पे। वो इमेज हो सकती हैं, वो CSS फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स हो सकती हैं, तो वो बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही होती है। तो नॉर्मली जो वेब होस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ अलाउ करती हैं, तो उसके बारे में भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमें लिमिटेड बैंडविड्थ भी अलाउ करें तो हम इसके साथ साथ CDN यूज़ करेंगे। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो हम एक फ्री वाला CDN यूज़ करेंगे जो कि हमारे एक एज अ DNS भी हम उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, और हमारा एज अ CDN भी यूज़ हो रहा होगा, और वो बिल्कुल फ्री है। तो हम थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि डोमेन नेम एक्चुअली प्रैक्टिकली रजिस्टर किस तरह करना है, उसके बाद होस्टिंग कैसे रजिस्टर करनी है, और कौन सी होस्टिंग लेनी है, किस कैपेसिटी की होस्टिंग हमें काफ़ी होगी, और उसके साथ साथ हमने जो CDN है उसको भी कन्फिगर करना है ताकि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो भी ऑप्टिमाइज हो, और हमारा जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन जो यूज़र की है वहाँ से सर्व हो। और इसके और भी बहुत सारे फ़वायद हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो चलते हैं डोमेन, होस्टिंग और CDN की कन्फिग्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिकल की तरफ। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डोमेन को रजिस्टर किस तरह करना है, होस्टिंग को कहाँ से बाय करना है, और देन डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट किस तरह करना है। इसमें DNS का क्या रोल होता है, CDN किस तरह डिप्लॉय करना है, और फ्री CDN के मज़े किस तरह लेने हैं। सो लेट्स मूव। अच्छा, सबसे पहले आते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। डोमेन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है। आप अगेन मैं बता देता हूँ कि गूगल पे जाएंगे, बाय डोमेन लिखेंगे, और आपके सामने लातादाद जो कंपनीज़ हैं वो अपेयर हो जाएंगी। तो इसमें मैं कुछ अपनी पर्सनल आपको सजेशंस बता सकता हूँ, पर्सनल फेवरेट्स बता सकता हूँ जो मैंने ट्राई कर चुका हूँ। तो इट डजेंट मीन कि आपने एग्जैक्टली वहीं से लेनी है, आप कहीं से भी डोमेन या होस्टिंग रजिस्टर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो नेमचीप एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि बजटेड है और अच्छी रीज़नेबल कंपनी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेमसीलो एक डोमेन रजिस्ट्रार है। इस पे ये होता है कि अगर आपको बल्क में डोमेन लेनी है तो एक स्पेसिफिक डोमेन्स के बाद आपका जो डिस्काउंट है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। इसी तरीके से GoDaddy एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपने 1 ईयर के लिए डोमेन लेनी है और 1 ईयर के लिए ही यूज़ करनी है, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि 1 ईयर के लिए यूज़ करें, तो देन आप GoDaddy पे जा सकते हैं अगर 1 ईयर लेनी हो। इसी तरीके से होस्टिंग की हम बात करते हैं, और देन हम पाकिस्तानी कुछ कंपनीज की बात करते हैं जो मेरी पर्सनल टेस्टेड है। उसमें मिडल होस्ट और इसी तरह सिंबल होस्ट, ये मेरी पर्सनल समझ लें कि टेस्टेड है। इनके अलावा आपको जो भी बेहतर कंपनी लगती है आप ऑब्वियसली वो यूज़ कर सकते हैं। कोई इसके अंदर मुज़ायका नहीं है कि आप कोई भी कंपनी यूज़ करें। तो मैं अभी नेम चीप पे ही जाता हूँ। मैंने गूगल पे नेम चीप लिखा। अच्छा, यहाँ पे पहले नंबर पर ही ऐड अपेयर हो रहा है, उसके अंदर आप देखें get.com फॉर जस्ट 0.98। अच्छा, नीचे ही एक प्रोमो कोड जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कूपन कोड होते हैं तकरीबन हर कंपनी के, आपने वो ट्राई ज़रूर करने हैं। सो मैं यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ, और अगर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे $0.98 में डोमेन मिल जाती है तो इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर कोई ना कोई कैच होगा। खैर, हम अभी लाइव ही हैं, देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने किस तरह यूटिलाइज करना है। खैर, मैं यहाँ पे डोमेन रजिस्टर करने लगता हूँ। कोई भी मैं डोमेन कर लेता हूँ। dgfishing.com में देख लेता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, नीचे मुझे सजेशन में आ जाएगी, तो पता चला जी ये अवेलेबल है, तभी वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन रजिस्ट्रेशन उसने ऑटोमेटिकली 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट की हुई है। मैं यहाँ से 1 ईयर कर दूंगा। अगर मैं अच्छा 1 ईयर के लिए देखें कि उसके बाद आपको जो डिस्काउंट वो कह रहे थे वो अवेलेबल है या नहीं है। अभी मैं प्रोमो कोड अप्लाई करके इसको टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि आपको लॉगिन होना ज़रूरी है टेस्ट करने, ये अप्लाई करने से पहले। सो ऑटो रिन्यू ये मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि हर साल जब भी डोमेन एक्सपायर होने लगे तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए, ऑटोमेटिकली दोबारा बहाल हो जाए,
तो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से डोमेन प्राइवेसी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आपने रजिस्टर करते वक्त सबमिट की थी डोमेन के, वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, तो आप डोमेन प्राइवेसी को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। ये फ्री फॉर एवर है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम डीएनएस की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिसेबल ही रखेंगे क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। खैर बाकी चीज़ों को हम फ़िलहाल के लिए नहीं छेड़ते, लेकिन हम वेब होस्टिंग भी आप अटैच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि $3.88 पर मंथ के हिसाब से आपको होस्टिंग मिलेगी। और ये भी आगे जब हम चेकआउट पेज पे जाएंगे तो ये चार्जेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि डोमेन ये जो होस्टिंग कंपनीज़ हैं ये आपको 12 मंथ या 36 मंथ या इवन 48 मंथ की जो रेट होता है वो डिस्काउंट की सूरत में यहाँ पे शो करवाते हैं। जबकि अगर आप 12 मंथ की करेंगे तो चार्जेस और बढ़ जाएंगे, अगर 1 मंथ के लिए आप रजिस्टर करेंगे तो चार्जेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा अरसे के लिए आप होस्टिंग रजिस्टर करते हैं उतना ही आपको डिस्काउंट मिलता है। सो मैं अभी वेब होस्टिंग कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपली कंफर्म ऑर्डर पे जाता हूँ। यहाँ से मुझे वो साइन अप करवाएगा कि आप यहाँ पे अकाउंट साइन अप करें। सो मैं यहाँ पे अकाउंट साइन अप करता हूँ और पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड ज़रूरी है कि इसके अंदर कोशिश किया करें कि नंबर भी हो, कैपिटल भी हो, लोअर केस आपके टेक्स्ट भी हो, और स्पेशल कोई करैक्टर आप पुट कर सके तो वो भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ और अपना ईमेल पुट करता हूँ और क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो ये मेरा अकाउंट बना के दे देगा, और अकाउंट बनाने के बाद ही मैं इस काबिल होऊंगा कि जो डोमेन मैं रजिस्टर करने लगा था उस पे मैं कूपन कोड अप्लाई कर सकूं। अच्छा, मज़ीद मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, जॉब टाइटल क्या है, एड्रेस आप दे दें जो आपका एक्चुअल एड्रेस है। इस ये सेफ़ होता है, इसमें कोई आपको परेशानी का सामना आई होप कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ज़िप कोड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है एक्चुअल वो आप दे सकते हैं, और यहाँ से आप पाकिस्तान का नंबर सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर पुट करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो ये आपको अगेन उसी चेकआउट पेज पे ले आया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट टू दिस डोमेन एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ कर रहा है। अभी हम मज़ीद कंटिन्यू पे जाते हैं। अब यहाँ पे आके वो हमसे जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पुट करवा रहा है। इस तरीके से आपने बस सिंपली आपने यहाँ पे कार्ड पुट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना, आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाएगी। और अगर आपने होस्टिंग बाय करनी है तो वो भी यहाँ पे इसी तरीके से ही बाय हो जाएगी। अभी मैं कुछ पाकिस्तानी कंपनी का जिक्र किया था तो मैं वहाँ पे ट्राई करता हूँ। मिडल होस्ट .com का मैंने जिक्र किया, मैं क्लाइंट लॉगिन पे जाता हूँ, क्रिएट अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। सो सेम वही तरीका है जैसे आपने नेम चीप पे या किसी और कंपनी की वेबसाइट पे साइन अप करते हुए तरीका अपनाया था, यहाँ पे भी आपने उसी को फॉलो करना है। सो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर पुट करना है, उसके बाद आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हैं, वरना आपने कैप्चा सॉल्व करना है। सो कैप्चा है कि जो कंटेनिंग अ ट्रक सेलेक्ट कर लें। सो कैप्चा सॉल्व करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख लें, अगर आपने डोमेन रजिस्टर करनी है तो आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग, कोई भी आप होस्टिंग यूज़ करना चाहें, तो मैं क्लाउड होस्टिंग जो कि एक्चुअली शेयर्ड होस्टिंग ही है, यहाँ पे जाता हूँ और मैं जो बेसिक पैकेज है उसको ऑर्डर करने की ट्राई करता हूँ। सो
$25 पर ईयर है, तकरीबन 12 मंथ्स की मुझे प्राइसिंग मिली है यहाँ पे। और डोमेन मैं अपनी मर्ज़ी की ढूंढ लेता हूँ और ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे अवेलेबल है। अब अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $10.95 की है, वहाँ पे हमें तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग डॉलर की मिल रही थी। तो तकरीबन यहाँ पे $1 जो है ना हमें महंगा पड़ रहा है। तो अगर हमें $1 बचाना है तो हम वहाँ से जाके ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ से रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे प्रमोशनल कोड है, अगर आपके पास प्रमोशनल कोड है इस वेबसाइट का तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। सो कंटिन्यू पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई वांट सेट नेम सर्वर। इस बात को बड़े ध्यान से गौर से आपने देखना है। नेम सर्वर डीएनएस, डोमेन नेम जो सर्वर्स होते हैं वो एक्चुअली सिस्टम क्या होता है। जो डीएनएस है ना, वो समझ लें कि एक आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप लाइब्रेरियन को कहते हैं कि यार फ़लाँ बुक कहाँ पड़ी है। वो लाइब्रेरियन आपको गाइड कर देता है कि ये वाली बुक फ़लाँ शेल्फ में पड़ी है और फ़लाँ नंबर पर मौजूद है। तो जो डीएनएस है वो एक्चुअली एक लाइब्रेरियन है, क्योंकि जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम कन्वर्ट होता है, डीएनएस उसको कन्वर्ट करता है उस आईपी एड्रेस तक जो आईपी एड्रेस किसी मशीन का है। वो वेब होस्टिंग सर्वर हो सकता है या किसी भी मशीन का वो एड्रेस हो सकता है। जो भी मशीन इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। सो उस आईपी एड्रेस तक ट्रांसलेशन में डोमेन नेम की हेल्प करता है डीएनएस। सो डीएनएस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है। अदरवाइज लोगों को, इंटरनेट यूजर्स को आईपी एड्रेस याद रखने पड़ते इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम्स। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हम आई वांट टू यूज़ माय ओन नेम सर्वर ये पुट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हमारे पास है नहीं, तो मैं अभी यूज़ डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पर। अब यहाँ पे मज़ीद कन्फिग्रेशन मेरे सामने है, मैं कुछ कन्फिग्रेशन को ऐड नहीं करता और मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास चेकआउट पेज आ गया जिसमें मेरे सामने ऑर्डर समरी शो हो रही है और साथ ही मेरे पास पेमेंट ऑप्शंस हैं। पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनको सेलेक्ट करते हुए आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कि आप लोकल करेंसी में उनको पे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेमेंट मेथड्स हैं जैज़ कैश, इजी पैसा, दूसरे जो मोबाइल वैलेट हैं, इसी तरीके से बैंक ट्रांसफ़र हो गए, वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंटरनेशनल डोमेन या इंटरनेशनल होस्टिंग कंपनीज ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास पेपैल या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड हो वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ, जैज़ कैश से पे कर सकता हूँ, या मैं इजी पैसा से भी पे कर सकता हूँ। सो मैं जैज़ कैश का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे ये डिटेल है और यहाँ से मैं चेकआउट पर क्लिक करता हूँ। अब जैज़ कैश की जो मैनुअल पेमेंट है वो वेरीफाई होगी, खैर ये अलग से एक मरहला है। पेमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम वो हमारा जो अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे और इस तरीके से हमारी जो डोमेन और होस्टिंग के बाइंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हम एक और स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है CDN रजिस्ट्रेशन एंड कन्फिग्रेशन। सो CDN के लिए एक फ्री CDN हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर पर हम जाएंगे, cloudflare.com पर, और यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे बाकी वेबसाइट्स पर हम साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हमने इस वेबसाइट पर साइन अप करना है। ईमेल देंगे और यहाँ पे पासवर्ड पुट करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्लाउडफ्लेयर की जो एक वेलकम पेज है, डैशबोर्ड है, वो मेरे सामने अपेयर हो गया। सो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप देखें तो ऐड साइट का एक बटन मौजूद है। आप यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर में ऐड करना है। मैं यहाँ पे जो अभी मैंने डोमेन रजिस्टर की थी उसको पुट करूँगा। अच्छा, समटाइम्स आपको ये भी प्रॉब्लम पेश आ सकती है कि जब आप यहाँ पे डोमेन पुट करेंगे तो वो आपको कहे कि डोमेन अभी रजिस्टर नहीं हुई। तो इस काम के लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर की थी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइम ले, जो कि प्रोपेगेशन टाइम होता है। सो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे आपको डोमेन नॉर्मली ऐसे शो कराएगा कि रजिस्टर नहीं हुई।
खैर हम ट्राई करते हैं, ऐड साइट पे क्लिक करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट आ गया है कि प्लान सेलेक्ट करें। यहाँ पे कुछ पेड प्लान्स हैं क्लाउडफ्लेयर के, लेकिन हमने फ्री प्लान के साथ जाना है और यहाँ पे मैं फ्री $0 पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा रिव्यू डीएनएस रिकॉर्ड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन मरहला है। अगर आपको सही से आपने डीएनएस सेट ना किए तो आपकी वेबसाइट ओपन हो सकता है कि ओपन ना हो या कोई और मसला भी पेश आ जाए और पब्लिकली एक्सेसिबल ना रहे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये तमाम जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पे आप देख लें DNS मैनेजमेंट फॉर digifishing.com, यहाँ पे टाइप, नेम, कंटेंट, प्रॉक्सी स्टेटस, TTL एंड एक्शंस। तो आपने इन तमाम जो आपके रिकॉर्ड्स हैं आपने इनको एक एक करके सबको डिलीट कर देना है। मैं वापस जाता हूँ अपने ईमेल पे जो हमने डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर्ड की थी, उसकी वेलकम ईमेल आई होप कि हमें रिसीव हो गई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे होस्टिंग की तरफ से एक ईमेल मिली कि न्यू होस्टिंग अकाउंट क्रिएटेड। तो न्यू होस्टिंग अकाउंट डिटेल में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने सर्वर इन्फॉर्मेशन कि जहाँ पे मुझे होस्टिंग दी गई है उसका इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ ही जो सर्वर का IP एड्रेस है वो दिया गया है। यहाँ से मैं सर्वर का जो IP एड्रेस है वो कॉपी करूँगा और मैं दोबारा DNS रिकॉर्ड्स में पहुँच जाऊँगा। मैंने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, टाइप ए ही रखना है, नेम आपने यहाँ पे @ टाइप करना है, @for_all, और IPv4 एड्रेस में आपने वो जो IP एड्रेस अभी हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। प्रॉक्सी स्टेटस प्रॉक्सीड ही रखना है ताकि हमारी जो एक्चुअल सर्वर की इंफॉर्मेशन है वो हाइड रहे। आपने इसको सेव कर देना है। एक और दफ़ा ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सी नेम, यहाँ पे आपने लिखना है www और यहाँ पे आपने डोमेन का नाम टाइप कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। सिर्फ अगर ये 2 रिकॉर्ड्स आप ऐड करेंगे और बाकी DNS रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देंगे तो आई होप कि जो आपके सर्वर की एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लाइक ये IP एड्रेस जो आपके सर्वर का है वो एक्सपोज नहीं होगा पब्लिकली और ये आपको बहुत सारे थ्रेट से बचाने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे डोमेन मैंने अपने जो IP एड्रेस है उसको ऐड कर दिया, DNS रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और अहम जो इम्पॉर्टेंट मरहला है वो आता है रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर्स। अभी आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो नेम सर्वर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी होस्टिंग कंपनी ने पॉपुलेट कर दिए, जबकि इनको रिप्लेस करना है क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स के साथ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस अपनी होस्टिंग के जो पैनल है वहाँ पे जाता हूँ और डोमेन पर क्लिक करता हूँ। डोमेन पैनल में जाने के बाद मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा कि नेम सर्वर्स कहाँ पे हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, नेम सर्वर्स की इंफॉर्मेशन आपके डोमेन रजिस्ट्रार के एंड पे एंटर होगी, होस्टिंग एंड पे एंटर नहीं होगी। ये बात याद रखनी है आपने। तो हो सकता है कि आपने डोमेन एक जगह से ली हो, होस्टिंग किसी और जगह से ली हो, तो आपने जो क्लाउडफ्लेयर का DNS है उसकी सेटिंग आपने डोमेन रजिस्ट्रार में जाके करनी है और वो किसी नाम से भी हो सकती है। नॉर्मली आपने जो वर्ड है वो याद रखना है नेम सर्वर्स। मैं नेम सर्वर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, सेकंड नेम सर्वर कॉपी करता हूँ और इसको भी नेम सर्वर 2 में पेस्ट कर देता हूँ। नीचे वाले जो दोनों नेम सर्वर्स हैं मैं उनको रिमूव कर देता हूँ और साथ ही मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। इट मे टेक फ्रॉम 1 मिनट टू 24 आवर्स कि आपकी जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हों वर्ल्ड वाइड वेब पर। इसको प्रोपेगेशन टाइम कहते हैं कि आपका प्रोपेगेशन टाइम जो होता है वो 1 मिनट से लेकर तकरीबन 24 आवर्स और समटाइम्स 48 आवर्स भी ले सकता है कि वो इंटरनेट पर प्रोपेगेट हो सके। डोमेन में रजिस्टर हो गई, होस्टिंग भी रजिस्टर हो गई, क्लाउडफ्लेयर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया और उसके जो नेम सर्वर्स थे वो हमने डोमेन पैनल में जाके नेम सर्वर वाले ऑप्शन में ऐड कर दिए। तो ये सिंपल सा जो एक डोमेन होस्टिंग का सेटअप है विद प्रॉक्सी सर्वर और CDN ऑफ क्लाउडफ्लेयर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके अंदर
क्लाउडफ्लेयर के अंदर थोड़ी सी कुछ और भी चेंजेस या कुछ ऑप्टिमाइजेशन आप कह सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, वो भी आप कर लें तो अच्छा ही होगा। सो मैं यहाँ पे अगेन ओवरव्यू पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ सिक्योरिटी पे। यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो शो हो रहे होंगे, और मैं स्पीड पे जाता हूँ। सो स्पीड में आप फायरवॉल के रूल्स सेट कर सकते हैं, कस्टम सपोर्ट सेट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, कुछ तो जो ऑप्शंस है ना फाइल ऑप्टिमाइजेशन के, जिस तरह फाइल साइज ऑप्टिमाइजेशन है, वो प्रो पैकेज पे अवेलेबल होंगे, फ्री पैकेज पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक है ऑटो मिनीफाई। आप इसको तीनों को आप सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, सीएसएस की फाइल्स हैं और एचटीएमएल का जो कोड है वो मिनीफाई हो जाए, वो कंप्रेस होके मिनिमम से मिनिमम हो जाए। सो आपने बस बाकी मोस्टली जो है वो अब प्रो के लिए ही अवेलेबल है। इसमें एक रॉकेट लोडर है, इसको भी आपने इनेबल कर देना है। ये आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की उस पर समहाउ पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। सो कैशिंग पे जाते हैं। कैशिंग को कोई कॉन्फ़िगर करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। कैशिंग क्या होती है कि आपकी वेबसाइट ब्राउज़र्स पर कितने टाइम के लिए सेव हो जाए, जो उसके स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर CSS फाइल्स होती हैं, CSS, JS, HTML जो फाइल्स होती हैं, इनसे मिलके आपका वेब पेज बनता है। ये भी आप बात याद रखिएगा। सो ये वाली जो फाइल्स होती हैं, इमेजेस फाइल्स होती हैं, वो ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं। सो अगर आपका जो वेबसाइट का विजिटर है वो आपकी वेबसाइट को अगेन सेकंड टाइम विजिट करता है, तो उसकी जो लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो स्टैटिक रिसोर्स था वहाँ पे, जो फाइल्स पड़ी थी, जो इमेज फाइल्स पड़ी थी, वो उसके लोकल कंप्यूटर से ही सर्व होती हैं इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग फ्रॉम द सर्वर। सो इसका ये फ़ायदा होता है। सो ब्राउज़र कैशे TTL कि कितने टाइम के बाद जो ब्राउज़र के अंदर सेव होने वाला वो स्टैटिक डेटा है वो डिलीट हो सके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपकी एफिलिएट साइट है फिर तो आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा रख सकते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जल्दी से जो कैशे है वो डिलीट हो। आप तो चाहेंगे कि ज़्यादा अरसा उसकी लोकल कैशे से ही चीज़ें सर्व होती रहें। सो इसको आप नॉर्मली 4 आवर्स हैं तो 4 आवर्स ही रहने दें, या अगर आपके जो रिक्वायरमेंट के लिहाज से अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्रॉलर हिंट्स इसको भी इनेबल कर दें। ये एक बीटा वर्जन है, इसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। खैर, ये बेसिक कुछ चीज़ें थी। आपने इन दो ऑप्शंस को यहाँ से ऑप्टिमाइज़ किया क्लाउडफ्लेयर के अंदर। बस यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का जो काम है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड होती है, और डोमेन और होस्टिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई, कनेक्ट भी हो गई। अभी अगर हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें तो हम अभी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो होस्टिंग अकाउंट इज़ रेडी। सो हमारी वेब होस्टिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है वही अपेयर हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सक्सेसफुल रही है, उसके अंदर कोई एरर नहीं आया। अगर एरर होता तो ये वाला पेज या यहाँ पे कोई भी पेज ओपन ना होता। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो परेशान होने की बात नहीं है, इसी लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे तो सारे कुछ अगेन आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।